हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने कई बार पुलिस को कहते हुए सुना होगा कि चालान पेश कर देते हैं। कई बार आपने सुना होगा चार्जशीट पेश कर देते हैं। तो ये चालान और ये चार्जशीट क्या होते हैं कानून में, आज इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। मेरा नाम है एडवोकेट सतीश बिरला। मैं दिल्ली एनसीआर में रेगुलर प्रैक्टिस करता हूं और स्पेशल केसेस के लिए दिल्ली से बाहर भी जाता हूं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो कैसे दी जाती है, कैसे पुलिस उसे डीडी एंट्री करती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और कॉग्निजेबल ऑफेंस को कैसे वो एफआईआर में कन्वर्ट करते हैं। एफआईआर में कन्वर्ट करने के बाद में वो इन्वेस्टिगेशन उस पर स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है। इन्वेस्टिगेशन में जो क्राइम सीन होता है उसको विजिट किया जाता है। वहाँ से एविडेंस जो अवेलेबल होता है, डॉक्यूमेंट्री या ओरल। ओरल और डॉक्यूमेंट्री का मतलब है कोई आपको विटनेस मिला है वहाँ पे, कोई और मटेरियल एविडेंस कुछ आपने कलेक्ट किया है, वेपन कलेक्ट किया है, या कुछ आपने कोई और मटेरियल वहाँ से कलेक्ट किया है। तो वो सारा एविडेंस वहाँ से कलेक्ट करना होता है। जितने गवाह होते हैं जिन्होंने देखा है उसको होते हुए, वो सारे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। और ये सारा इकट्ठा करके अक्यूज़ को अरेस्ट किया जाता है। अक्यूज़ अरेस्ट करने के बाद में उसकी सर्च की जाती है, क्या क्या उसकी सर्च में मिला है। उसका अरेस्ट मेमो तैयार किया जाता है, उसका मेडिकल करवाया जाता है, और मेडिकल करा के उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। फिर मजिस्ट्रेट से अगर पुलिस रिमांड चाहिए होती है तो एप्लीकेशन लगा के पुलिस रिमांड पे उसे लिया जाता है। पुलिस रिमांड का मतलब होता है कि पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा अक्यूज़ को अपने पास में नहीं रख सकती। अगर पुलिस को लग रहा है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अक्यूज़ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि मान लीजिए उन्हें क्राइम सीन पे जाना है अक्यूज़ को लेके, कि भाई बताओ कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताओ तुमने वेपन कहाँ छुपा रखा है। अगर इन सब चीज़ों के लिए उसकी ज़रूरत है, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है उन सब चीज़ों के लिए, तो मजिस्ट्रेट के पास में एप्लीकेशन लगाई जाती है कि भाई हमें पुलिस कस्टडी दी जाए, क्योंकि हमें रिकवरी ऑफ एविडेंस कराना है क्यू से। तो उस ग्राउंड पे मजिस्ट्रेट उनकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देता है। इंटेरोगेशन अगर करनी है उस ग्राउंड पे भी कर देता है। इंटेरोगेशन लेकिन किस पॉइंट पे करनी है वो बहुत मटीरियल है, मजिस्ट्रेट उसको कंसिडर करता है। पुलिस कस्टडी जो है 2 दिन 3 दिन की दी जाती है। एक साथ 7 दिन से ज़्यादा की नहीं दी जाती। इन टोटल 15 दिन से ज़्यादा की नहीं दी जाती। और पुलिस कस्टडी ख़त्म होने के बाद में दोबारा उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। फिर उसे जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाता है, यानी कि जेल में भेज दिया जाता है। और फिर पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन जो है अपना स्टार्ट करती है। जो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है उसको कंप्लीट करने का उनके पास टाइम होता है, जो कि 10 साल तक के जो ऑफेंस पनिशेबल हैं उसमें 2 महीने का टाइम पुलिस के पास होता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का। और जो 10 साल से ज़्यादा के पनिशेबल ऑफेंस है उसमें 3 महीने का टाइम होता है। अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने या 3 महीने रेस्पेक्टिवली कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो जो जेल में जिस अक्यूज़ को भेजा हुआ है उसका राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल हो जाता है, यानी कि वो बेल एज अ राइट क्लेम कर सकता है। और दूसरा, अगर जो ऑफेंस उस पर लगे थे, जिनका एलिगेशन लगा था, वो ऑफेंस अगर बेलेबल हैं तो भी वो थाने से ही अपना बेल एज अ राइट अवेल कर सकता है, सीख कर सकता है, और उसका जो बेल है कोई डिनाई नहीं करेगा। सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो है पुलिस के पास उसे छोड़ने की कोई पावर नहीं है, मजिस्ट्रेट के पास होती है। अगर वो अपनी बेल में प्रूव कर पाए, जो उसके अलग प्रोविजंस होते हैं, हम कभी और उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर बेल नहीं हो पाती है तो उसे जुडिशल कस्टडी में रहना पड़ता है। जब ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है 2 महीने 3 महीने रेस्पेक्टिवली जब कंप्लीट हो जाती है, तो उसका एक पूरा फाइनल रिपोर्ट तैयार करके, जिसको चालान और चार्जशीट बोला जाता है, कई स्टेट्स में उसे चालान बोलते हैं, कई स्टेट्स में उसे चार्जशीट बोलते हैं, उसे पेश किया जाता है आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जो कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है उसमें। उसके बाद में अगर मान लीजिए कंप्लेनेंट को ऑब्जेक्शंस हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हुई है, तो उस केस में जो कंप्लेनेंट है वो प्रोटेस्ट पिटीशन मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकते हैं कि आईओ साहब ने इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं करी है, ये छूट गया है, ये छूट गया है। वो सारी चीज़ें कंप्लेनेंट प्रोटेस्ट पिटीशन के थ्रू मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस में लेके आ सकते हैं। अक्यूज्ड का इस टाइम पे कोई राइट नहीं होता इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने का, क्योंकि जो प्रूव करने का केस को या एलिगेशंस को प्रूव करने का जो पहला काम है वो प्रोसिक्यूशन का है, यानी कि पुलिस का है, कंप्लेनेंट का है। और अगर जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसमें अगर इतना एविडेंस है जो कॉग्निजेंस लेने के लिए सफिशेंट है,
तो अक्यूज्ड ये नहीं कह सकता कि मेरे फेवर का एविडेंस आपने इंक्लूड नहीं करा। अगर उसको अक्यूज्ड को लगता है कि उनके फेवर का कोई एविडेंस है जो चार्जशीट में आना चाहिए था, नहीं आया है, तो उसे मौका दिया जाता है अपने एविडेंस को लेके आने का, जब प्रोसिक्यूशन का मौका ख़त्म हो जाता है उनके केस को प्रूव करने का। यानी पहले प्रोसिक्यूशन को तो प्रूव कर लेने दो जो एविडेंस वो लेके आए हैं, और अगर आप कहते हो कि झूठा एविडेंस है तो आपको क्रॉस करने का टाइम दिया जाता है, उस एविडेंस को क्वेश्चन करने का टाइम दिया जाता है ड्यूरिंग दी जो प्रोसिक्यूशन का प्रूव करने का टाइम है। उसी टाइम पे अक्यूज्ड को भी टाइम दिया जाता है कि आप इसको झुठला दो, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो फाइनल रिपोर्ट जो है जब एडमिट हो जाती है, प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं आई, तो मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस ले लेते हैं। कॉग्निजेंस लेने के बाद में नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो चार्ज फ्रेम की होती है। चार्ज फ्रेम से पहले अक्यूज्ड को पूछा जाता है कि आप जो पुलिस ने आपके खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं, जो एविडेंस लेके आई है, दिस इज़ सफिशेंट फॉर मी एंड मैं इसका कॉग्निजेंस ले रहा हूँ। मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं अक्यूज्ड को, आप इसको एडमिट करते हैं, प्लीड गिल्टी करते हैं, या आप इसको कंटेस्ट करना चाहते हैं, ट्रायल चाहते हैं। तो अक्यूज्ड अगर कहता है कि प्ली बार्गेनिंग करता है कि ठीक है मैं पुलिस के केस को ही मान लेता हूँ, तो वहाँ पे उसको सज़ा सुना दी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगर वो कहता है कि नहीं ये झूठा केस है, तो मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं ठीक है, जितने भी गवाह पुलिस ने बता रखे हैं इसमें मैं सबको बुलाता हूँ, जितनी भी केस प्रॉपर्टी पुलिस ने सीज करी है मैं सबको बुला के इधर देखूंगा, सारे गवाहों से पूछूंगा किसने क्या देखा है, और अगर आपको लगता है कि गवाह झूठे हैं तो आप उनसे क्रॉस कर लेना, और क्रॉस करके आप उनकी जो झूठी गवाही वो दे रहे हैं आप उसको कोर्ट के सामने ले आना कि वो झूठा है, क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू। उसके बाद में जो चार्ज जो फ्रेम होता है, जो चार्जशीट जो फाइल होती है, इसका पहले जो था प्रोविज़न सेक्शन 173 सीआरपीसी था, अभी 193 बीएनएस है। इसके क्लॉज 3 में जो है प्रिस्क्राइब कर रखा है कि चार्जशीट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में ये बोला हुआ है कि भाई इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखा है वो तो आपने इंक्लूड करना ही करना है, उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा ज़रूरी है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द जस्ट एजुडिकेशन ऑफ द केस, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कई बार पुलिस करती है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अक्यूज्ड का नाम निकाल के कॉलम 12 में रख देती है, कॉलम 12 में। ये लॉ प्रिस्क्राइब नहीं करता, यानी कि पुलिस कहती है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करी, हमें इनके खिलाफ इनफ जो है एविडेंस नहीं मिला, तो ये सस्पेक्ट हैं, हमने इन्हें कॉलम 12 में रख दिया है। जो अक्यूज्ड जिनके खिलाफ एविडेंस मिल जाता है उन्हें कॉलम 11 में रखा जाता है। और इस पे जो सस्पेक्ट जो रखे हैं, कई बार केसेस गए हैं सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी को सस्पेक्ट नहीं बना सकते चार्जशीट में, यू आइदर डिक्लेयर हिम अक्यूज्ड, या तो आप उसे अक्यूज्ड बनाएं या उसे चार्जशीट से बाहर निकालें, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है। आप सस्पेक्ट नहीं रख सकते किसी को, लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। अगर सस्पेक्ट है तो आप अपने पास रखिए, और अगर आपको एविडेंस मिलता है उसके खिलाफ में तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट उसके अगेंस्ट आप फाइल कर देना बाद में। अब अगर पुलिस कहती है कि हमें इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है जब आपका चार्जशीट ऑलरेडी मजिस्ट्रेट के पास में फाइल हो गया है, उसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है, जो 2 महीने का और 3 महीने का जो टाइम था उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो उनके पास रिपोर्ट आई वो फर्स्ट डे जिस दिन उन्होंने एफआईआर करी उसके नेक्स्ट डे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट डे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली 60 डेज तक वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो द होल पीरियड ऑफ 60 डेज इज़ a continuous investigation and is considered just one investigation। उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं बोला जाएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है कि आपने चार्जशीट फाइल कर दी, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी लॉ बड़ा क्लियर है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो है बोला हुआ है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तभी हो सकती है जब आपके पास में कोई फ्रेश एविडेंस, ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया है, उसके बेसिस पे आप फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और उसमें भी आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन के आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और जो अफ्रेश इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी कि दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करना, वो अलाउड नहीं है। आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन पहले हो चुकी है उसके सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी है उसको सेट असाइड करके आप दोबारा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते।
ये जो पावर है इनकी वो पहले 173 सब क्लॉज 8 में हुआ करती थी। अभी नया प्रोविजन इसका 193 में कौन सा क्लॉज है वो देखना पड़ेगा, वो मैंने देखा नहीं है। इसके बाद में अगर चार्जशीट में मान लीजिए एक से ज़्यादा अक्यूज्ड हैं और एक को पकड़ लिया है, दूसरे को नहीं पकड़ा है, तो क्या एक अक्यूज्ड कह सकता है कि भाई मेरा ट्रायल अलग चलाया जाए? अलग ट्रायल कब चला सकता है मजिस्ट्रेट? तो अगर उस केस में दूसरा अक्यूज्ड अगर पकड़ा ही नहीं जा रहा है लंबे टाइम तक, और जो डिले हो रहा है ट्रायल में, उससे जो अक्यूज्ड का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, तो वहाँ पे वो ग्राउंड है अलग से ट्रायल चलाने का। अगर उसमें या तो अगर नहीं पॉसिबल है तो उसको बेल दे दी जाती है अक्यूज्ड को, और उसके बाद उसमें डिले किया जाता है उसको ट्रायल को। अगर इट इज़ पॉसिबल कि दूसरे ट्रायल को चलाने से एजुडिकेशन में केस के में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो फिर अलग से ट्रायल चला दिया जाता है। और इसके अलावा इसमें अगर मान लीजिए जो कंप्लेनेंट है वो कहते हैं कि पुलिस ने जो चार्जशीट में कोई जो एक्चुअल में अक्यूज थे या जो हमारा एविडेंस था उसको इंक्लूड नहीं किया है, निकाल दिया है, और वो प्रोटेस्ट पिटिशन भी फाइल नहीं कर पाए कंप्लेनेंट, तो जब उनका एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट के सामने होता है वहाँ पे भी वो लोग आके मजिस्ट्रेट को सारी चीज़ें बता सकते हैं, एविडेंस दिखा सकते हैं। और मजिस्ट्रेट के पास में पावर होती है कि वो 319 CRPC पहले हुआ करता था, BNSS में मुझे देखना पड़ेगा, वहाँ पे मजिस्ट्रेट उस अक्यूज्ड को जिसका नाम पुलिस ने निकाल दिया था, लेकिन जो कंप्लेनेंट का या किसी और विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें साफ आ रहा है और उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस भी है, तो मजिस्ट्रेट उसको सम्मन करके बुला सकते हैं। ये हमारा जो है चार्ज पे हम लोगों ने बात करी है, और चार्जशीट चालान के बारे में हमने बात करी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो चार्ज फ्रेम की होती है। चार्ज फ्रेम कैसे होता है तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। चार्ज फ्रेम क्या है, कब कब किया जा सकता है, दैट विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।